हेलो एवरीवन। सो दो वॉच रिटेलिंग कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक हालांकि रिटेलिंग के साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बट मेन मॉडल दोनों का रिटेलिंग का है। सो इथॉस लिमिटेड एंड टाइमेक्स ग्रुप, इन दोनों कंपनीज पे डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट डिस्कशन रहेगा क्योंकि रिजल्ट आया है कंपनी का, कौन कॉल दोनों कंपनीज नहीं करती है। इथॉस पहले करता था बट अब उन्होंने हाफ ईयरली करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई थिंक इस क्वार्टर में 14 मई के आसपास उनका कॉन कॉल है। तो जब कॉन कॉल होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आज मेन अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को डिस्कशन करेंगे। सो इथॉस से स्टार्ट करते हैं। इथॉस का बिजनेस मॉडल हमने डिटेल में बहुत बार कवर किया है, शॉर्ट में समझते हैं। ये कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है केडीडीएल लिमिटेड, ये 1980s में वॉचेस के जो डायलर होते हैं उसको एक्सपोर्ट करती थी। एंड वहां से इथॉस को एक एडवांटेज मिलता है, बिकॉज जब इथॉस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अराउंड 2005 6 7 के अराउंड, तो आई मीन वो 20-25 ईयर्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनको वॉच इंडस्ट्री का, कि ग्लोबली कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं, किस तरीके का उनका ब्रांडिंग है, क्या वैल्यू है उनकी। दूसरा, वो जो बड़े ब्रांड्स हैं ग्लोबली, स्पेशली स्विस कंपनीज जो हैं, उनके साथ में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था इथॉस की जो पेरेंट कंपनी है उसका। देन जब उन कंपनीज को उन 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 पॉपुलर ब्रांड्स को जब इंडिया में एक्सपैंड करना था, तो इथॉस उनका एक प्रेफर्ड पार्टनर बन गया। एंड वहीं से इथॉस का ये पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ये कंपनी बेसिकली इंडिया में जो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस होते हैं उनकी रिटेलिंग करती है। एंड लास्ट 4-5 ईयर्स अगर आप देखोगे, स्पेशली पोस्ट कोविड, तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इथॉस में, एंड इथॉस जैसे काफी जो अदर ब्रांड्स हैं उनके अंदर भी। इनफैक्ट आप हर एक कैटेगरी में देखोगे तो जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है इन कंपैरिजन टू मास मार्केट ब्रांड। जैसे आप अगर आप कार मार्केट में देखोगे, तो जो प्रीमियम कार की जो रेंजेस हैं उन्होंने काफी अच्छा किया। देन अगर आप इवन बिस्किट्स वाले मार्केट में भी देखो, तो जैसे बेक्टर का जो प्रीमियम कुकीज, प्रीमियम ब्रेड्स वगैरह जो सेगमेंट है, उसने बहुत अच्छा किया। देन आप आई मीन टू व्हीलर में भी देखोगे, तो जो आपके जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आयशर मोटर हो गया, जो आपका रॉयल एनफील्ड है, उसका बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। तो ये पोस्ट कोविड एक्चुअली एक तरीके से साइकी चेंज हुई कंज्यूमर्स की, कि कोई भी चीज अगर आपका जो एस्पिरेशनल चीज है उसको डिले नहीं करना है, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत है लाइफ में। तो जो आपका एस्पिरेशन चीज है उस पर स्पेंडिंग अभी करनी है, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ी। एंड इवन आप आई मीन शूज मार्केट में भी देख सकते हो कि जो मास मार्केट बिजनेसेस हैं लाइक रिलैक्सो, उनका अंडर परफॉर्मेंस रहा। एंड वहीं पे जो प्रीमियम मार्केट जो ब्रांड्स हैं उनका काफी अच्छा ग्रोथ रहा। तो ये अक्रॉस सेगमेंट हमको देखने को मिला है। सेम वो इथॉस के बिजनेस के भी साथ में हुई है लास्ट 4-5-6 ईयर्स के अंदर। तो कंपनी को वहां से एक एडवांटेज आता है। दो तीन स्ट्रेटेजी और ये कंपनी फॉलो करती है। जैसे पहले ये कंपनी अलग अलग प्राइस रेंज रखती थी अपने रिटेल आउटलेट्स के अंदर। सो 30,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख, हर एक प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। बट क्योंकि इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है या एवरेज टिकट साइज आप बोल लो, उसमें बहुत तेजी से इंक्रीज रहा। जब मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो 1.5 लाख के आसपास इनका एवरेज सेलिंग प्राइस होता था। अभी 2 लाख क्रॉस कर चुका है सिर्फ लास्ट 3-4 साल के अंदर। सो वहां पे इन्होंने लास्ट ईयर ये प्लान किया कि जो बिलो 1 लाख की जो कैटेगरी है उससे हम एग्जिट कर लेंगे, मतलब अपने रिटेल्स के अंदर बिलो 1 लाख वाले जो प्रोडक्ट है उसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। एवरेज सेलिंग प्राइस हमारा अब 1.5 लाख आ रहा है, तो इन्होंने वहां से एग्जिट किया। लेकिन क्योंकि इनके क्लाइंट्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है इथॉस जो है वो इंडिया के अंदर। दूसरा स्ट्रेटेजी जो इथॉस फॉलो करता है वो है एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के लिए। सो कंपनी का कहना है कि वॉच मार्केट में जो जो आई मीन जो वॉच जो है वो हर एक रिटेलर के पास में अवेलेबल है, उसमें आप ज्यादा मार्जिन नहीं अर्न कर सकते, उसका प्रीमियमाइजेशन करना को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंपनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती है कि जो भी ब्रांड्स इंडिया में एक्सपैंड करने को देखते हैं, उनसे ये उनका एक्सक्लूसिव राइट लेती है। क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट लेने में इनका इनका बेनिफिट ये है कि अगर ये मार्केटिंग पे सही से उसको स्पेंड करते हैं, ब्रांड पोजीशनिंग सही से होती है इंडिया के अंदर, तो कंपनी उस पर प्रीमियमाइजेशन के थ्रू बेटर मार्जिन अर्न कर सकती है। तो आप इथॉस का अगर मार्जिन ट्रेंड भी देखोगे, तो पहले 11-12% के मार्जिन होते थे, अब कंपनी 15-16% के EBITDA मार्जिन पे ऑपरेट करती है। क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रांड का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 30% हो गया इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में। तो ये दो तीन स्ट्रेटेजी ये कंपनी फॉलो करती है। एंड इसके साथ में जो सेकंड हैंड वॉचेस का जो मार्केट है वो भी बहुत ग्रो हो रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि आज के टाइम पे वॉचेस आई मीन जैसे ट्रेडिशनली हम देखते थे सिर्फ उस तरीके से नहीं होता। स्पेशली ये जो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस हैं, जो बहुत पुराने पुराने ब्रांड्स होते हैं, 100 ईयर्स पुराने ब्रांड्स होते हैं, तो उसका एक अलग ही एस्पिरेशन है। न्यू जनरेशन के अंदर भी बहुत अलग एस्पिरेशन है। एंड एक फर्स्ट जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन भी करती है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो सेकंड हैंड वॉचेस की भी बहुत अच्छी डिमांड है, जिसको इथोस काफी अच्छे से प्ले कर रहा है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अब देखते हैं कि Q4 में एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आया है, रिजल्ट कैसा आया है ओवरऑल।
सो नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू कंपनी के 25% से ग्रो करें, फुल ईयर बेसिस की अगर हम बात करें, इबिट्टा में 22% का ग्रोथ है और पैट में 16% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है यहाँ पे। ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिला है? बिकॉज इथॉस ने पूरे साल में 14 के आसपास न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं। सो टोटल स्टोर्स है कंपनी के 73, यानी पिछले साल थे 59। तो जो 14 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं, मतलब 25% का जो एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, ऑफ कोर्स वहां से एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, आपको हायरिंग भी करनी पड़ी है, इन्वेंट्री डालना पड़ा है। देन उन स्टोर से अभी रेवेन्यू पिकअप करना स्टार्ट किया नहीं है कंपनी के लिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे कंप्रेशन है, कंपनी का प्रेशर है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है कंपनी को। एसएसजी आप देखोगे तो 17% पे ग्रो करा है, लास्ट ईयर 16% का ग्रोथ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए। जिस रिटेलर का आप देखोगे एसएसजी सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, 4 5 6 7% के आसपास, उसका जो ग्रोथ है, जो हाई ग्रोथ है, वो सस्टेन नहीं रह सकता। आई मीन उसका एवरेज ग्रोथ आपको इतना ही मिलेगा, 10-15% के रेंज में। तो एसएसजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी का काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। देन जो हमने सेकंड हैंड वॉचेस की जो बात करी, उसमें आप देखोगे तो 32% का ग्रोथ है। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस 2 लाख को क्रॉस कर चुका है, 7% से ये इंक्रीज हुआ है वाई लेवल पे। Q4 का स्पेसिफिकली हम परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू 23% से ग्रो करा है, यानी Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा और डिप हुआ है कंपनी के लिए। इबिट्टा में 21% का ग्रोथ है और पैट में सिर्फ 8% का ग्रोथ है, बिकॉज ज्यादातर जो इन्होंने स्टोर्स ओपन करे हैं वो लास्ट 1-2 क्वार्टर्स के अंदर करे हैं, तो एक्सपेंस पार्ट जो है वो सेकंड हाफ में ज्यादा इंक्रीज हुआ है कंपनी के लिए। देन इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें कंपनी का, सो आप देखोगे लग्जरी वॉचेस की जो सेल्स है इथॉस के लिए, वो ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होती गई है। 48% था FY20 में और 70% हो गया अब। क्यों? वही जो मेन चीज हमने डिस्कस करी कि ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड, ये जो साइकी है कंज्यूमर्स का, वो बहुत तेजी से चेंज हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली। आप देखोगे जो प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है किसी भी कैटेगरी में, बिस्किट से लेकर के शूज से लेकर के आपके जो वॉचेस हैं, ज्वेलरीज हैं, सब में डिमांड बढ़ी है, एस्पिरेशन बढ़ा है, और उन बिजनेसेस ने काफी अच्छा किया है। यहीं पे हमको देख रहे, आई मीन इथॉस का भी जो सेल्स है वो 70% अब लग्जरी वॉचेस से आता है। सेम आप देखोगे एवरेज सेलिंग प्राइस जो कंपनी का कोविड के टाइम पे 84 के आसपास होता था, 84,000, अब 2 लाख क्रॉस कर चुका है। सो डबल से भी ज्यादा हो गया लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। बाकी कंपनी ने एक और चीज शेयर करी इनके मैनेजमेंट ने कि हमारा बिजनेस तो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस का है, लेकिन सिर्फ मेट्रो या टीयर 1 सिटी से हमको ग्रोथ नहीं आ रहा है। इवन जो टीयर 2 टायर 3 मार्केट है इंडिया में, वहां पे भी अच्छा डिमांड हमको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने नागपुर के अंदर, इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर, इन सारे टायर 2 टायर 3 मार्केट्स के अंदर भी स्टोर ओपन करे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कंपनी को वहां से। बाकी ये सारे न्यू न्यू स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं। तो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था इथॉस का। मेन पॉइंट क्या है? सो मेन पॉइंट अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी वाइज, तो इथॉस में एक प्रॉब्लम ये है कि इसका स्टॉक का जो री रेटिंग का पार्ट था, बहुत लार्जली वो प्ले आउट हो चुका है। पीक पे 90-95 का इनका पी मल्टीपल गया था, अभी करंटली अराउंड 61-62 के आसपास है। और अगर आप यहां से फॉरवर्ड पी भी देखोगे स्टॉक का, तो यही 50 से 55 के रेंज में आता है, बिकॉज वी नो कि मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कंपनी का, एटलीस्ट अगले 1-2 क्वार्टर तक तो वो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। और बिजनेस का ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ है, पहले ये बिजनेस लगभग 30% पे ग्रो करता था, अब 25% से नीचे का ग्रोथ आया है, 22-23%। और जो दूसरा फैक्टर है उस पर अब डिस्कस करते हैं, टाइमेक्स ग्रुप। आई मीन क्यों टाइमेक्स ग्रुप की वजह से भी इनके इनके स्टॉक में जो पोटेंशियल है, अपसाइड है, वो थोड़ा सा कम लगता है। सो टाइमेक्स ग्रुप का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी ऑफ कोर्स यूएस बेस्ड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है, 170 ईयर्स पुरानी कंपनी है। इंडिया में इनका ये सब्सिडरी आप बोल सकते हो या ग्रुप ऑफ कंपनी बोल सकते हो। 1990s में इन्होंने एंटर करा था, टाटा के साथ में इनका जॉइंट वेंचर था। सो वो जॉइंट वेंचर कुछ टाइम बाद एंड हुआ, कंपनी ने सेपरेटली अपना ब्रांड वगैरह सेटअप किया। इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है हिमाचल के अंदर, सो कंपनी वहां से मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनफैक्ट 16-17 कंट्रीज के अंदर ये वहां से एक्सपोर्ट भी करते हैं। खुद का अगर हम ब्रांड देखें टाइमेक्स का, तो थोड़ा सा आप डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी मास मार्केट के अंदर भी है, प्रीमियम के अंदर भी, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत प्रीमियम टू लग्जरी वाले में भी प्ले करती है टाइमेक्स ग्रुप। इनका जो मेन जो टर्न अराउंड हुआ है इनके इनके बिजनेस परफॉर्मेंस के अंदर, सो वो एक्चुअली लास्ट 1-1.5 साल के अंदर हुआ है। दो चीजें करी है इन्होंने। सबसे पहली चीज करी है अपने ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स की। दूसरी चीज करी है कंपनी ने अपने चैनल यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग के अंदर क्या किया इन्होंने, जो आपके जो न्यू सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ में टाई अप किया।
जैसे आपका आई मीन अनन्या पांडे हो गया, उन सबको टाई अप करा। और जैसे अभी रिसेंटली आपके बॉबी देओल को इन्होंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है। प्लस जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनके साथ में टाई अप करके एक तरीके से अपने अपने ब्रांड्स को थोड़ा सा पॉपुलर करने का ट्राई करा, और वो क्लिक भी हुआ है कंपनी के लिए। बिकॉज आप लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छा रहा है कंपनी के लिए, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। दूसरा चीज, कंपनी ने चैनल्स को बहुत, मतलब जो सेल्स चैनल्स होते हैं उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज करा। तो सबसे पहले एक तो जो इनके लग्जरी रिटेल्स के जो स्टोर्स हैं, वो पहले आई थिंक 125-130 होते थे, अब ऑलमोस्ट 150 के आसपास है, तो उसका काउंट इन्होंने इंक्रीज किया है। एट द सेम टाइम जो इनके एमबीओज है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, उसका काउंट कम कर दिया है। जो पहले 6000 होता था वो 5000 के आसपास है। बिकॉज मे बी वहां पे कंपनी को रियलाइज हुआ कि उतनी ज्यादा एफिशिएंसी हमारी डेवलप नहीं हो रही, एंड हमको कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के ऊपर फोकस करना है, तो लग्जरी रिटेल आउटलेट्स इन्होंने ज्यादा ओपन कर रहे हैं। दूसरा एक और काम किया कि क्या किया इन्होंने, जो डिफेंस कैंटीन होते हैं आपके, उसमें अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करी है। सो पहले आई थिंक 430 के आसपास टोटल प्रेजेंस थी इनकी डिफेंस कैंटीन में, आज के टाइम पे 550 के आसपास है। सो ये 2-3 चीजें करी हैं। इसके साथ में आपका जो ई कॉमर्स सेगमेंट है, चाहे आपका टाटा क्लिक हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, हर एक चैनल पे कंपनी का आज के टाइम पे प्रेजेंस है, और उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। आई मीन अगर आप इनका लास्ट 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे, 3 से 4 क्वार्टर का, सो हार्डली ऐसा कोई एक क्वार्टर है जहां पे ई कॉमर्स वाला सेगमेंट से जो ग्रोथ है वो इनका बिलो 20% आया हो। कंसिस्टेंटली 30-35% की ग्रोथ रही है इनके ई कॉमर्स वाले चैनल में। तो ये जो दो मेन चीजें करी है इस बिजनेस ने, बहुत अच्छे से प्ले आउट हुई है इनके लिए। एंड लास्ट 3 क्वार्टर से ये कंसिस्टेंटली आई मीन 30% या उससे भी ज्यादा के रेट से ग्रो कर पा रहा है। इवन अगर आप इस क्वार्टर का भी परफॉर्मेंस देखोगे टाइमेक्स का, तो 47% का सेल्स ग्रोथ आया। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, लगभग 11% के मार्जिन है, लास्ट ईयर 10.5% था। और पैट कंपनी का वैसे 31% पे ग्रो हुआ है, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है, बिकॉज एक तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ गया है। पिछले साल 25% टैक्स एक्सपेंस था, इस साल 29% टैक्स एक्सपेंस आया है। उसको एक्सक्लूड करके अगर हम देखें तो 38% का ग्रोथ आता है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज फिर भी नहीं मिला है, बट फुल ईयर बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है। फुल ईयर में 29% का सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन 8 से 9% हो गए, और पैड ग्रोथ अराउंड 35-36% है। तो अगर आप टाइमेक्स को देखोगे इन कंपैरिजन टू इथॉस, तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये कंपनी इथॉस को आउट परफॉर्म कर रही है। एंड वहीं से वो अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट निकलता है, टीना फैक्टर। टीना फैक्टर क्या होता है, बेसिकली देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो किसी भी स्टॉक का जब हम री रेटिंग का बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा तब होता है जब उस सेक्टर में कोई और आपके पास ऑप्शंस ना हो, मार्केट के पास कोई ऑप्शंस ना हो। जैसे इस सेक्टर में पहले नहीं था, टाइमेक्स को आप देखोगे तो बहुत लो ग्रोथ पे कंपनी प्ले करती थी, मार्जिन काफी आई मीन अफेक्टेड थे कंपनी के। लेकिन लास्ट 3-4 क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में इन्होंने इथॉस को आउट परफॉर्म किया है। जैसे हमने फैशन रिटेल इंडस्ट्री में देखा कि जब तक V2 का ग्रोथ वैसा नहीं था, तब तक ट्रेंड को काफी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था। अब काफी सारे सेक्टर में देखोगे तो टीना फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग प्लेयर है, उसके परफॉर्मेंस में खुद थोड़ा सा डिप आया। दूसरा, उसी सेक्टर में एक नया अल्टरनेटिव आ गया, एक नया ऑप्शन आ गया, एक नया ऑप्शन आ गया मार्केट के पास, जहां पे री रेटिंग का चांस ज्यादा है। बिकॉज टाइमेक्स का अगर आप करंटली पी देखोगे तो ऑफकोर्स 69 के आसपास दिखेगा, लास्ट 1-2 दिन के बाद रिजल्ट के बाद रीरेटिंग अच्छा हुआ है स्टॉक का। लेकिन यहां से भी अगर मैं फॉरवर्ड पी देख के चलूं कंपनी का, कंसीडरिंग 30% पे भी अगर ये ग्रो करते हैं, तो भी फॉरवर्ड पी इनका 50 से 55 के रेंज में है, सेम जितना इथॉस का है। लेकिन इथॉस के साथ में क्या हुआ है कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हुआ है, मार्जिन पे प्रेशर है, ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। टाइमेक्स जो है वो उससे ऑलमोस्ट 2x पेस पे ग्रो कर रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वार्टर में वो 45-50% से ग्रो कर सकता है, लेकिन स्टिल अगर कंपनी 30% का भी ग्रोथ कंटिन्यू रखती है, क्योंकि आरओई बहुत हाई है इस कंपनी का, 40-50% का आरओई है, तो बहुत हाई चांस है कि ये री रेटिंग यहां से भी हो सकता है। क्योंकि हमने पीक में देखा है इथॉस का स्टॉक जो है वो 90-95 के पी तक गया था। आई मीन ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टाइमेक्स का भी 90 तक जाएगा, बट हाँ, यहां से री रेटिंग का चांस जरूर है, कंसिडरिंग अगर इस परफॉर्मेंस को कंपनी मेंटेन रखती है। एक प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि कॉन कॉल वगैरह होता नहीं है कंपनी का, तो मैनेजमेंट का कमेंट्री या गाइडेंस नहीं मिल पाता। एंड जनरली मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता ऐसे बिजनेसेस के साथ में स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एलोकेट करने का। जैसे आपने सेम देखा होगा केटेक्स गारमेंट, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, उसका भी बिजनेस का सारा चीजें ठीक हुआ, टर्न अराउंड हुआ, ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा दिया, हर एक क्वार्टर में कंपनी गाइडेंस को एग्जीक्यूट भी कर रही है। बट क्योंकि कंपनी कॉन कॉल नहीं करती, मैनेजमेंट का कमेंट्री नहीं मिलता, तो वहां से एक कन्विक्शन नहीं डेवलप होता कि मैनेजमेंट क्या क्या चीजें प्लान कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं वो बिजनेस के अंदर। सो इनिशियली बेस्ट वही है कि इनिशियली आप थोड़ा सा छोटा एलोकेशन लेके स्टार्ट करो ऐसे बिजनेसेस के अंदर, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा उसका परफॉर्मेंस रहता है,
एलोकेशन इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो डिलीटिंग की अपॉर्चुनिटी है, यहां से भी है, बट ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। बाकी इथॉस का कॉन कॉल है 14 मई को, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन फैक्टर वही है कि एक प्लेयर का परफॉर्मेंस डिप हुआ, दूसरे प्लेयर का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, एंड अगर हम फॉरवर्ड पी वाइज देखें तो सेम रेंज पे दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं करंटली। एंड यहां से ऑफकोर्स अपसाइड जो है वो टाइम एक्स में ज्यादा है, बिकॉज कंसिस्टेंटली उसका ग्रोथ इंक्रीज होता जा रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। बाकी ट्रैकिंग करना है हमको। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।